हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें कोई नोटिस रिसीव ना हो। दोस्तों, आजकल लोग एक दो नहीं बल्कि 3, 4, 5 या फिर उससे ज़्यादा सेविंग अकाउंट लोग मेंटेन करते हैं। कई बैंकों में करेंट अकाउंट भी मेंटेन करके ट्रांजैक्शन करते हैं। और इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप्स भी बहुत सारी आ चुके हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक और फ़ोन पे पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, न जाने कितने ऐप्स हैं जिसके थ्रू कि हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है, ट्रेस करता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में कितना पैसा हम डिपॉजिट करें और विड्रॉ करें, जिससे कि हमें डिपार्टमेंट की नोटिस ना आए। तो इससे रिलेटेड आज कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं और कितना पैसा आप डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। और आजकल लोग ऑनलाइन भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे यूपीआई के थ्रू हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, आरटीजीएस और नेफ्ट के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इसकी क्या लिमिट है और बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में या फिर कहीं भी आप अकाउंट अपना ओपन करा रहे हैं, मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना जरूरी होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजैक्शंस के लिए आपको कब नोटिस भेजता है और उसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, क्या रेमेडीज हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में या कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स को ओपन करा सकते हैं और कितना अकाउंट्स हमें ओपन करा के रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, आरबीआई की बात करें या जीएसटी की बात करें, इनके द्वारा कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं बताई गई है कि आपको इतने नंबर ऑफ अकाउंट्स रखने हैं। आप जितने मर्जी उतने आप अकाउंट्स ओपन करा करके रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, मिनिमम एवरेज बैलेंस टू बी मेंटेन। अब देखिए, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कितना बैलेंस आपको मिनिमम मेंटेन करना है। कई बैंकों में 1000 रुपीज़ की जरूरत होती है, कहीं 500 रुपीज़ की जरूरत पड़ती है, कहीं 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। पोस्ट ऑफिस में भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। यदि उसके नीचे आपका जैसे बैलेंस जाता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपके अकाउंट से पेनाल्टी चार्ज करते हैं। और सेकेंड, यहाँ पे एसएमएस के चार्जेस। अब आपके मोबाइल जो है अकाउंट से लिंक होता है, तो आपके मोबाइल नंबर पे जब पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तुरंत मैसेज आता है। तो एसएमएस के चार्जेस जो बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके भी हर क्वार्टरली बेसिस पे 3 महीने पे ये चार्जेस आपके डिडक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूपीआई एटीएम चार्जेस। अब देखिए, आजकल यूपीआई का ज़माना हो चुका है, तो इसमें मैक्सिमम लोग यूपीआई के अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और यूपीआई के अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए आपके पास एटीएम होना चाहिए। तो यदि आप एटीएम भी लेकर के रखे हुए हैं तो यहाँ पे बैंक इसके भी चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डिडक्ट करते हैं। और लेजर फोलियो चार्जेस, यदि आपका करेंट अकाउंट है या कैश क्रेडिट अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है, तो इसके लिए बैंक क्या करते हैं, प्रॉपर एक लेजर क्रिएट करते हैं, जिसके लिए चार्जेस आपसे लेते हैं, आपके अकाउंट से कटता है। ये भी क्वार्टरली बेसिस पे कटता है और बैंक टू बैंक ये वेरी करता रहता है ये चार्जेस। फॉरेन ट्रांजेक्शन्स फीस, अब जैसे क्या होता है, कहीं से भी आपको पैसे मंगाने विदेश से आपके अकाउंट में आता है, तो उसकी भी फीस जो है बैंक वाले काटते हैं। और कैश हैंडलिंग के भी चार्जेस बैंक वाले लेते हैं। बहुत सारे चार्जेस बैंक डिडक्ट करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि 4 से 5 अकाउंट है, 6 अकाउंट्स मेंटेन मैं कर सकता हूं और आप इन चार्जेस को पे करने के लिए रेडी हैं, तो आप फिर 5 से 6 अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हाँ, मैं इतने चार्जेस को पे नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सूटेबल, एक आइडियल और कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हमारे पास होने चाहिए, तो देखिए, यदि आप 2 अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं, एक गवर्नमेंट बैंक में हो गया या कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो नॉर्मली यदि आप बैंक अकाउंट को ओपन कराने जाते हैं तो वहाँ पर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, यदि आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आप 50,000 के ऊपर पैसे जमा नहीं कर सकते हैं, या 2 लाख रुपया या उससे कम आपको जमा कराना एक दिन में, तो आप बिना पैन कार्ड के नहीं जमा करा सकते हैं। इसलिए आजकल मोस्टली लोग पैन कार्ड अपने बैंक अकाउंट में लिंक करवा देते हैं। तो आपने फॉर्म 60 दे करके बिना पैन कार्ड के अपने अकाउंट ओपन करा लिया, लेकिन इस समय पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। आपने आधार नंबर यदि यहाँ पे इस बैंक में दे दिया, तो आधार से ही आपकी सारी की सारी ट्रेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। दोस्तों, यदि आपके एक अकाउंट, 2 या 3 या 4 5 बैंक अकाउंट है,
ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ हम इन 5 अकाउंट्स में हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं पकड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपकी अकाउंट चाहे कितनी भी हो, मल्टीपल अकाउंट्स हो, मल्टीपल बैंक्स में हो, लेकिन इनकम टैक्स के नज़र में उसको एक ही अकाउंट माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में हम कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इस बीच में हम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। अब कैश का लेन देन जो होता है वो बड़ी ही भरपूर मात्रा में किया जाता है। यदि आप दुकान पे भी जाएंगे तो ज़्यादातर लोग कैश में ट्रांजैक्शन करना प्रीफर करते हैं, और यदि किसी को ब्लैक मनी भी इधर से उधर करना है तो कैश में ही करता है। किसी को प्रॉपर्टी यदि खरीदना बेचना है तो कैश में ही लेन देन करना पसंद करते हैं एक लिमिट तक, ठीक है। तो कैश का तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास 20 लाख रुपए है और आपने किसी फ्रेंड को अपने दे दिया, ठीक है, और उस फ्रेंड ने आपको 20 लाख रुपए कैश में लौटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने कैश में लेन देन किया हुआ है। यदि आपने बैंक में ले आकर के उस पैसे को डिपॉजिट करा दिया तो फिर वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेस करता है। 145 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में, और 145 करोड़ में 294 करोड़ बैंक अकाउंट है। मतलब एक एवरेज लगाया जाए तो हर एक व्यक्ति के 2 अकाउंट्स बैंक में ओपन हुए हैं। जैसे कि कोई पर्सन उसके पास 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है और उसने क्या किया कि अपनी वाइफ के अकाउंट में, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। ऐसे न जाने कितने ट्रांजैक्शन जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट के होते हैं बैंकों में किए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सारे ट्रांजैक्शन को ट्रेस करता है? दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरे के पूरे अकाउंट पे अपनी नज़र बनाए और ये सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करे और उसके बाद लोगों को नोटिस जारी करे। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दिया कि इस लिमिट के ऊपर यदि आपकी ट्रांजैक्शंस होती है तो आपको वहां पर डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में रूल नंबर 114B कैश डिपॉजिट के लिए एक लिमिट डिक्लेयर किया हुआ है। या तो आप सिंगल कर सकते हैं या एग्रीगेट कर सकते हैं। अब सिंगल का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में यदि पैसा डिपॉजिट करा रहा है तो वैसे भी वो एक दिन में 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश में डिपॉजिट नहीं करा सकता है, क्योंकि आरबीआई की ये गाइडलाइन से बैंक को इशू की गई है कि मैक्सिमम आप 2 लाख के नीचे तक आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। और यदि आप 50,000 के ऊपर यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो पैन कार्ड वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके अकाउंट है, 4-5 अकाउंट है और आपने क्या किया, 2-2 लाख रुपया करके आपने डिपॉजिट करा दिया, या फिर आप थोड़ा सा और कम करके आप डिपॉजिट करा दिए। तो आपका या तो एक बार सिंगल ट्रांजैक्शंस हो या फिर एग्रीगेट में एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 24-25 में टोटल यदि आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा यदि आपने डिपॉजिट कराया है पर पर्सन, पर बैंक, पर फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या हुआ, यदि किसी व्यक्ति का एक बैंक में अकाउंट है और एक फाइनेंशियल ईयर में वो 10 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट कराता है सेविंग अकाउंट में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट में ओपन कराया, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, SBI में, ठीक है। इस तरीके से आपका पैन कार्ड तो हर जगह लगा हुआ है। तो ये ट्रांजैक्शन यदि 10 लाख के ऊपर क्रॉस करेगी, 10 लाख या उससे ज़्यादा, तो ये बैंक वाले क्या करेंगे, आपके अकाउंट को इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देंगे। और बैंक वालों को ये जो रिपोर्टिंग करनी होती है उसकी डेट होती है। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो इसको 31 मई 2025 तक इन्हें ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने अप्रैल के महीने में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और 31 में लास्ट ईयर था मई के मंथ में बैंक वाले क्या कि इनके ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर दिया SFT में कि भाई इन्होंने 12 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, और आपने उस 12 लाख रुपए की कोई भी रिपोर्टिंग अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपने नहीं किया अप्रैल मंथ में, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े से चालाकी करते हैं। अब जैसे किसी का 4 बैंक अकाउंट है और उसने क्या किया, 5-5 लाख रुपए डाल दिया, और चारों बैंक अकाउंट अलग अलग है। जैसे मैंने बताया ICICI में भी है, HDFC है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है। अब इसमें आपने क्या किया, 5-5 लाख रुपए जमा करा दिया। तो यहाँ पे आप तो ये सोच रहे होगे कि पर बैंक की बात हो रही तो इसमें तो 10 लाख रुपए तो क्रॉस हुआ नहीं, तो बैंक रिपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये चारों बैंक रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि 10 लाख के उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस ही नहीं की है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बैंक क्या करता है, यदि आपका पैन कार्ड उन अकाउंट्स में है तो उसको वो एक अकाउंट मानता है, तो उस पैन कार्ड से डिपार्टमेंट सारे ट्रांजेक्शन को ट्रेस कर लेगा। भले ही बैंक वाले इस लिमिट को रिपोर्ट ना करें, लेकिन डिपार्टमेंट आपके पैन कार्ड से ट्रेस कर लेगा। और यदि आपने पैन नंबर नहीं भी दिया है तो मैंने बताया था कि आपका आधार यदि यहाँ पे पड़ा हुआ है तो उससे भी डिपार्टमेंट ट्रेस कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट में हमने बताया था यूपीआई के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, नेफ्ट, जो भी है मोड, ऑफलाइन में आप जाके कैश डिपॉजिट करें या फिर आप किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी से पैसा आप मंगवा रहे हैं, आरटीजीएस या नेफ्ट करवा रहे हैं या फिर यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो ये 10 लाख की लिमिट उसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो 10 लाख या उससे ज़्यादा यदि आपने ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कराया, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो बैंक वाले इस ट्रांजेक्शन्स को भी रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स लिमिट जो है करेंट अकाउंट के लिए क्या है। अब करेंट अकाउंट कौन ओपन करता है बैंक में? जो कि बिजनेस करते हैं। अब देखिए करेंट अकाउंट के लिए आपको जीएसटी में लिमिट अलग देखनी है, इनकम टैक्स में लिमिट अलग देखनी है, ठीक है। अब जीएसटी की बात करें तो यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख के ऊपर यदि आपका टर्नओवर क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में नंबर लेना जरूरी होता है, या सर्विसेज के लिए 20 लाख के ऊपर जाता है तो आपको नंबर लेना जरूरी होता है। और यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी तो इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से नीचे है, यानी 2.5 लाख के नीचे है, और न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख के नीचे, तो हमें आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आपकी टर्नओवर 60 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, या फिर यदि आप एक प्रोफेशनल हो 10 लाख के ऊपर यदि क्रॉस कर जाती है, ठीक है, या तो पहला ये कंडीशन आपका मेट आउट हो जाए, या दूसरा ये कि आपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा आपने डिपॉजिट करवाया है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। तो ये जो लिमिट है कैश डिपॉजिट लिमिट करेंट अकाउंट के लिए, तो बैंक वाले रिपोर्ट करेंगे। अब ये लिमिट क्या है कि यदि आपने करेंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे ज़्यादा आपने डिपॉजिट करवाया है, या फिर आपने यहाँ से विड्रॉ भी किया हुआ है, तो बैंक वाले इस ट्रांजेक्शन को एसएफटी में रिपोर्ट कर देंगे। तो जैसे ही लिमिट क्रॉस होगा, बैंक क्या करेगा, एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट कर देगा। और दूसरा यहाँ पे ये है कि एक लिमिट ध्यान में रखनी है सेक्शन 194N की। बैंक वाले सेक्शन 194N में टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे और इसे डिपॉजिट करा देंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप आईटीआर फाइल करते हैं या आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो यदि आपने 3 साल, पिछले 3 साल में आपने आईटीआर लगातार अपनी फाइल की हुई है और आप 20 लाख रुपए निकालिए या 1 करोड़ तक निकालिए, तो कोई भी टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे आप 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ करेंगे 2% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। और आपने यदि इन तीनों सालों में आपने आईटीआर ही नहीं फाइल की हुई है, तो उस केस में 20 लाख तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जो एसएफटी वाला ट्रांजेक्शन है उससे आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, ठीक। और यहाँ पे कि यदि आप आईटीआर नहीं फाइल कर रहे, 1 करोड़ रुपए तक निकाले 2% का टीडीएस है, और 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो 5% का टीडीएस यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, सेक्शन 194N काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको नोटिस कब जारी करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसा जमा करते हैं, करोड़ों रुपए जमा करते हैं, 50 लाख करते हैं, तो उनको कोई भी नोटिस रिसीव नहीं होती है। अब नोटिस रिसीव होने का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग। नंबर 1 कि यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते, ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट से इस तरीके के हैवी ट्रांजेक्शन्स होते चले जा रहे हैं, यहाँ पे तो आपको नोटिस आने के 100% चांसेस बन जाते हैं। और नंबर 2 यहाँ पे ये है कि आप आईटीआर तो फाइल करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये जो स्पेशल वाली इनकम है इसको आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं लेते। जैसे कोई सैलरी क्लास का पर्सन है, उसको साल भर में 12 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, और वो क्या किया, अपने आईटीआर 1 फाइल किया, उसमें 5 लाख की सैलरी दिखा दी, अपने इनकम को कम कर दिया, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जारी कर सकता है, नोटिस पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि आपका 20 लाख रुपए सेल्स हुआ और आपने अपनी आईटीआर 4 फाइल करी और उसमें आपने अपनी सेल दिखा दी और इनकम आपने वहाँ पर दिखा दिया कि मेरा इनकम 5 लाख रुपए, तो यहाँ डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी नहीं करेगा, क्योंकि आपने 20 लाख रुपए की सेल दिखाई है, ऐसा नहीं कि आपने उस सेल को छुपाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं जारी करेगा। सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो,
आपने डिपॉजिट और विड्रॉल किया हुआ है तो ये ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यहाँ रिपोर्ट होंगी और जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो वो जो पैसा आपका आया हुआ है उस पैसे को आपको अपने सोर्सेस ऑफ इनकम में शो करना पड़ेगा। यदि आप शो कर देते हैं तो आपको कभी नोटिस नहीं आएगी, लेकिन यदि आप बिल्कुल भी आईटीआर नहीं फाइल करते हैं या आप आईटीआर फाइल करते भी हैं तो आप उस इनकम को लेते ही नहीं हैं या फिर लेते हैं तो बहुत कम लेते हैं, तो यहाँ पर भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए इसकी सोल्यूशन यही है कि आप लगातार अपनी आईटीआर को फाइल करते रहें और जो भी आपकी स्पेशल ये हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शंस को अपने आईटीआर में आप लेते रहें तो आप इससे बच सकते हैं। और प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें जिससे कि आपके जो भी इनकम है उसमें क्या क्या डिडक्शन से क्या छूट आपको मिलेगी उसके अनुसार वो आईटीआर को प्रिपेयर करेंगे और फाइल करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अच्छी लगी, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।